आज का जो सवाल है वो ये है कि आखिर आजादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान में 17 से 18% आबादी रखने वाला मुस्लिम समाज राजनीति में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज से लोग लोकसभा या राज्यसभा चुनकर नहीं जाते। आखिर क्या वजह है कि अधिकतर राज्यों में की विधानसभाओं में मुस्लिम समाज का नेतृत्व काफी कम है। और आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत नहीं है। अगर हम बात करें जाट समाज की, जो काफी कम परसेंट कुल आबादी का हिस्सा है, उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है जो काफी दबदबा रखती है राजनीति में, जिसकी अगर हम नाम लें वो है आरएलडी जैन चौधरी, जिसका नेतृत्व इस वक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यादवों का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं अगर हम बात करें जाटव समाज की, तो उसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी कर रही है, जिसका पूरे हिंदुस्तान में काफी अच्छी पकड़ है। अगर हम बात करें राजभर समाज का, तो उसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। बिहार की बात करें तो वहां पर यादव का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यहाँ तक कि आदिवासियों की भी अपनी कई पार्टियां हैं, जिसमें से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो अपनी सरकार है, जिसमें हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री है। सीधा सीधा सवाल है, आखिर क्या मुस्लिम समाज को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है। उनकी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो खुलकर मुसलमानों का के मुद्दे रखे। अगर इसमें हम बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सबसे ज्यादा आगे दिखती है। हालांकि उसका भी कोई उत्तर भारत में या फिर मैं कहूँ तेलंगाना के अलावा भी उसकी कहीं भी कोई जड़ें मजबूत नहीं है। सर, सीधा सीधा सवाल यह है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली पॉलिटिकल पार्टी आखिर हिंदुस्तान में होनी चाहिए या नहीं, और आखिर इसकी क्या वजह है कि मुसलमानों को इसकी जरूरत अभी तक नहीं पड़ रही। मेरे साथ जनाब शादाब साहब मौजूद हैं। सवाल, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया, सवाल आप समझिए कि आखिर क्या कारण है मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जबकि मुसलमान समाज हिंदुस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला समाज है। हैदर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है, लेकिन इसे सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं जाएंगे तो शायद इस सवाल का जवाब आपकी तरह बहुत लोग तलाश रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। आप पीछे आजादी से थोड़ा पहले जाइए। कांग्रेस के ही एक नेता मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस के नेता थे, एक वक्त आया कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की। जब ये दिखा कि भाई अब अंग्रेज छोड़कर जाने वाले हैं, भारत में भारत के रहने वालों की अपनी सरकार बनेगी, अब देश आजाद हो जाएगा, तो वो मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आरक्षण चाहते थे। कांग्रेस जिसके लिए तैयार नहीं थी। तब का नेतृत्व महात्मा गांधी जी का और नेहरू जी का जो था, उनका ये मानना था कि नहीं, किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है और भारत में सभी समान हैं नागरिक, और सब मिलजुल कर जो है विकास की राह पर सब लोग चलेंगे, ऐसा कांग्रेस को मानना था। बहरहाल वो एक अलग सा विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिन्ना साहब ने एक पार्टी बनाई मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग होकर, और उन्होंने एक अलग देश की डिमांड की अंग्रेजों के सामने। लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके मुसलमानों सामने। का एक अलग देश होना चाहिए। अलग देश, उन्होंने कहा कि भाई हम दो कौम है, दो नेशन है, हमारी अलग अलग पहचाने, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है, हम साथ में नहीं रह सकते। या अगर रहेंगे भी तो बहुसंख्यक होने के नाते जो यहाँ का गैर मुस्लिम वर्ग है वो एक दिन हमारा शोषण करेगा। मैं आपकी बीच में काट के कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं, वो सच है या झूठ मालूम नहीं, आप बताइए। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे वो बनते थे, इस कारण थोड़ा मतभेदों के कारण उन्होंने एक अलग देश बना लिया। देखिए, अब पता नहीं उस समय क्या हुआ, लेकिन इतना तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी तैयार थे इस बात के लिए कि जिन्ना अगर प्रधानमंत्री बनना चाहें तो वो बने। नेहरू जी तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल जिन्ना जिस तरह के आदमी थे, वो अगर प्रधानमंत्री महात्मा गांधी उन्हें बनाना भी चाहते उन शर्तों के साथ कि भाई भारत में आरक्षण नहीं होगा मुसलमानों के लिए, सबका साथ सबका विकास, इस टाइप की जो बात कांग्रेस की जमाने की थी, तो उसके साथ चलेंगे, तो जिन्ना उसके लिए तैयार नहीं होते कभी। वो जानते थे कि एक प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा। वो आरक्षण चाहते थे संविधान में कि हमें आरक्षण मिल जाए ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है उनके अधिकार सुरक्षित रहे। बड़ी मजबूती से चाहते थे वो, जी वर्बली नहीं चाहते थे कि जी जी जी। मुंह से कह दिया गया। तो प्रधानमंत्री बनना उस आदमी का सपना था भी नहीं, और बाद में आपने देखा पाकिस्तान में ऐसा कोई पद उन्होंने संभाला भी नहीं। तो बहरहाल बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानता था, और उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी
कि हजारों साल से हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में रहते आए हैं, कोई परेशानी हमको नहीं हुई है, तो अब अलग से एक मुल्क की क्या जरूरत है। अब क्या उस जमाने की राजनीतिक मजबूरी रही होगी अंग्रेजों की, कांग्रेस की, इस पर अगर आप जाएं तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि अमेरिका उस वक्त ये चाहता था या इंग्लैंड ये चाहता था कि ये दो कौमें अगर अलग अलग होंगी तो दोनों कमजोर हो जाएंगी, तो हम साउथ एशिया पर अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। और बिल्कुल इसमें सालों की राजनीति अंग्रेजों की जी अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेज भी चाहते थे कि ये अलग अलग हो जाए, ताकि उस जमाने तक कम्युनिज्म जो है वो अपने उफान पर था। आपने देखा था कम्युनिज्म की वजह से कैपिटलिज्म खत्म हो रहा था, और जो इंग्लैंड का राज था, कहते हैं कि सूरज कभी डूबता नहीं, वो टूटने लगा था। तो उन्हें लग रहा था कि हमारी अगली चुनौती जो है वो कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म को रोकने के लिए जिसका असर साउथ एशिया में रशिया चाइना के साथ दिख रहा था, तो यहाँ पर दो अलग अलग मुल्क उनको चाहिए थे जिनको इस्तेमाल करके वो यहाँ पर अपनी नीतियां जो हैं उनको लागू कर सकें। तो इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मुसलमान बड़ी संख्या में भारत में रुके, अपनी चॉइस से कांग्रेस को अपनी राजनीतिक पार्टी उन्होंने माना कि इस देश में हिंदुओं के साथ हम सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत थी भी नहीं। अब जहाँ दो भाई रहते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, तो मुसलमानों ने जिना को ज्यादा भाव नहीं दिया, बहुत कम मुसलमान माइग्रेट करके यहाँ से गए। बहरहाल जो होना था वो हो गया, एक अलग देश बन गया, मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी, उसने पाकिस्तान बना लिया। तो आप ये देखें कि 30-35 साल तक आज़ादी के बाद से, यानी सन 1980-85 तक, मुसलमानों को, उत्तर भारत के मुसलमानों को, क्योंकि विभाजन का जो दंश था, विभाजन की जो चोट थी, वो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के मुसलमानों को झेलनी पड़ी, क्योंकि उत्तर भारत के मुसलमानों से ही जो है वो मुस्लिम लीग का आंदोलन था, पाकिस्तान का आंदोलन था। जब विभाजन हुआ, बड़े पैमाने पर दंगे हुए, तो उत्तर भारत के हिंदू मुसलमानों को उसकी तकलीफ झेलनी पड़ी। तो 1980-85 तक तो वो पीढ़ी थी जिसने विभाजन को देखा था, उसके दंश को महसूस किया था, उसकी तकलीफ को झेला था। वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम राजनीति को पसंद करते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस को अपनी पार्टी मान लिया। उन्हें जरूरत ही नहीं लगती थी कि हमारी अपनी को पार्टी होनी चाहिए। उन्हें लगता था कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक कौम है, सब मिलजुल कर रहेंगे, उसके लिए हमारे पास कांग्रेस पार्टी है। उस वक्त मुसलमानों के बड़े नेता कांग्रेस में बड़े पदों पर थे। और हिंदुओं की भी अगर बात देखें तो हिंदुओं की भी कौन सी दूसरी पार्टी थी, हिंदुओं ने भी तो हिंदू मंच को, आरएसएस को पूरी तरह से नकार दिया था। अब देखें ना, कांग्रेस सर्वमान्य पार्टी थी, हिंदू मुसलमान सबकी पार्टी थी, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मुसलमान सोचते भी इस तरफ को कि भाई आखिर हम अपनी राजनीतिक पार्टी क्यों ना बनाएं, बल्कि एक तरह से शर्मिंदगी का एहसास था। जो मुसलमान यहां रहे, कहीं ना कहीं अपराध बोध था, एक एहसास था मुजरिमाना का, यार हमारे लोगों ने हमारे ही देश के दो टुकड़े किए, ये एहसास भी था उनके अंदर। तो वो नहीं इस लाइन की तरफ जाना चाहते थे, उन्हें जाना भी नहीं चाहिए था, और वो गए भी नहीं। राजनीतिक शऊर उत्तर भारत के मुसलमानों में बड़े पैमाने पर है। अब मैं इससे आगे की बात करूं आपको, आप समझिए, साउथ इंडिया, वहां पर दक्षिण भारत में विभाजन का ना तो असर था, ना कोई मुस्लिम लीग का आंदोलन था। थोड़ा बहुत दिखा केरला के अंदर, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के नाम से वहां पर राजनीतिक पार्टी थी, और उसका असर था, कुछ सीटें वो जीतते थे, और राजनीतिक प्रभाव होने के कारण उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है वो केरल के अंदर ली भी हैं। राजनीतिक पार्टी का अपना एक फायदा होता है। बहरहाल अब आप थोड़ा सा बारीकी से समझिए, इस देश में इतने लंबे समय तक शासन जब कांग्रेस का रहा, तो कांग्रेस के साथ रहने वाले गैर सवर्ण नेता, आप मेरे अल्फाज को ध्यान दीजिएगा, गैर सवर्ण, ब्राह्मण बनिया ठाकुर के अलावा गैर सवर्ण नेता जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने ये महसूस किया कि जितना फायदा कांग्रेस की राजनीतिक सत्ता से सवर्ण समाज ने उठाया है, हमें तो उसका कोई हिस्सा मिला नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सवर्ण समाज से आप मतलब ब्राह्मण बनिया ठाकुर, बड़े पदों पर ज्यादा से ज्यादा एमपी सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही हुआ करते थे, समाज के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना। जी, प्रशासन में ज्यादातर जो है वो सवर्ण ही जातियों की जो है वो संख्या सबसे ज्यादा थी, पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा थी। तो इस चीज को देखकर, जैसे चौधरी चरण सिंह जी जो जाट समुदाय से आते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज का अच्छा खासा प्रभुत्व है, अच्छी खासी उनकी जो है वो दावेदारी है, तो उसमें एक पैदा हुए चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह ने जाट समाज को इकट्ठा किया, हालांकि उनकी संख्या देखें तो 2-2.5% से ज़्यादा संख्या नहीं है भारत में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि अच्छी संख्या है उनकी, उन्होंने इकट्ठा किया। इसके अलावा और समाज जिनको कांग्रेस की सत्ता ने, कांग्रेस ने उनके अधिकार नहीं दिए थे, वो पिछड़ गए थे, उनको इकट्ठा किया, मुसलमानों को इकट्ठा किया। तब तक बड़े पैमाने पर दंगे भी हो रहे थे देश के अंदर, मुसलमान मारे जा रहे थे, कोई भी जांच कमीशन की रिपोर्ट लागू ही नहीं होती थी।
मुजरिमों पर कोई सजा नहीं होती थी। मुसलमानों को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान बनने के बाद ये देश जिस तरह से सबका होना चाहिए था, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा लगने लगा था मुसलमानों को भी। ये वो वक्त था। तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मुसलमान भी आए और वंचित शोषित समाज भी आया। चौधरी चरण सिंह जो है वो उन्होंने अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ जो है भारतीय राजनीति में बनाई, प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने और फायदा जाट समाज को हुआ। ये देखते हुए मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तब बनी। यहाँ से जो तमाम समाज था वो अपने अपना नेतृत्व करना जी शुरू कर जी दिया जी उसने। जी जी जी, यानी कि हिंदू समाज में ही जाति आधारित राजनीति होने लगी। उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर तो सवर्ण प्रभुत्व है, सवर्ण राजनीति का प्रभुत्व है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें सीधे सीधे एक राजनीतिक दल बनाकर, एक राजनीतिक झंडा बनाकर, अपने ही विधायक और सांसद चुनकर हमें उस कुर्सी पर पहुंचना होगा जिस कुर्सी से हासिल होता है, जिस कुर्सी से मिलता है। ये उनकी समझ में बात आ गई। यानी हक मिलेगा नहीं, अब छीनना पड़ेगा सरकार बनाकर, हाँ, सत्ता में मतलब मजबूती इसके साथ। छीनना कह लीजिए आप इसको। बाकी ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए और सत्ता में पहुंचिए, है ना। सत्ता की चाबी आपके पास होगी। काशीराम जी एक बहुत मशहूर जुमला कहते थे कि सत्ता की चाबी वो चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले खुल जाते हैं। काशीराम जी ये कहा करते थे। तो बिहार में आपने देखा लालू यादव जी हुए। उसके बाद काशीराम जी के नेतृत्व में यहाँ पर दलितों की पार्टी बनी जिसमें प्रभुत्व जो है वो जाटवों का रहा, जाटव समाज का ज्यादा प्रभुत्व रहा और खासी कामयाबी हासिल की। अब रह गई बात आपकी। अब देखिए, माफ कीजिएगा मैं इससे आगे कहूँ, अब तो देखिए आप यहाँ पर अनुप्रिया पटेल पटेल समाज का नेतृत्व कर रही हैं, संजय निषाद मल्लाहों का नेतृत्व कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे अलग अलग समाजों ने अगर समझा राजनीति की अपनी ताकत को, तो वो सीधे सीधे राजनीति में आ रहे हैं। अब आपका सवाल। वही सवाल, जो कुछ बड़े बड़े राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जो समाज है, थोड़े बहुत संख्या जनसंख्या उनकी है, उसकी अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो बहुत अच्छा सत्ता का भोग रहे हैं, सत्ता से फायदा उठा रहे हैं, अपने समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज ही आखिर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? जी ये मेरा सवाल। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये बतौर भूमिका मैंने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। अब आंध्र प्रदेश जो उस वक्त का अविभाजित आंध्रा था, अब तो तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है। उसमें ओवैसी साहब, सीनियर ओवैसी साहब, जो असदुद्दीन साहब के वालिद साहब, सलाउद्दीन ओवैसी साहब, तो उन्होंने पार्टी बनाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने। उत्तर भारत में अब असदुद्दीन साहब बहुत कोशिश करते हैं और पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। जब भी वो कोई प्रोग्राम करते हैं तो लोग मुसलमान बड़े पैमाने पर उन्हें सुनने जाते हैं। टीवी पर भी अगर उनका कोई प्रोग्राम होता है तो बड़े पैमाने पर सुना जाता है। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, मुद्दे बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन मुसलमान उन्हें सुनते जरूर हैं, वोट नहीं करते। ये देखा जाता है उनकी रैलियों में काफी बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो वोट पाता। में तब्दील नहीं होता उनका। इसे समझना पड़ेगा आपको। देखिए, उत्तर भारतीय जो मुस्लिम समाज है उसका सियासी शऊर जबरदस्त है। उत्तर भारत का मुस्लिम समाज अपने आप को अलग थलग नहीं दिखाना चाहता। वो जानता है कि उत्तर भारत में, देखिए, दक्षिण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां और उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में भाजपा का आरएसएस का उतना असर नहीं है जितना यहाँ पर है। तो पहली बात तो मुसलमानों को ये लगता है कि अगर हम ओवैसी साहब के साथ जाएंगे तो बाकी सारे गैर मुस्लिम ये सोच करके, जब मुसलमान अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ जा रहे हैं तो हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो ये डर मुसलमानों को लगता है कि इससे तो बीजेपी में सारे चले जाएंगे और हम फिर 80-20 की लड़ाई के चक्कर में फंस जाएंगे और हारे जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू है कि ओवैसी साहब को सोचना चाहिए कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती। वो ये कि जहां से वो आते हैं, तेलंगाना और जो पहले आंध्रा था, वहां तेलंगाना में जहां भाजपा और आरएसएस का असर ना के बराबर है, ऐसी जगहों पर जहां पर दलित आबादी है बड़े पैमाने पर, जहां का कल्चर दलितों का, गैर मुस्लिमों का, मुसलमानों का, भाषा वगैरह सब एक जैसी है, वहां पर भी गैर मुस्लिमों का दिल जीतने में ओवैसी साहब कामयाब क्यों नहीं है? आपको ये सोचना पड़ेगा। क्या वजह है कि वो एक मुसलमानों की पार्टी कहलाते हैं? भाई आप देखिए ना, सपा यादवों की पार्टी, उस पर इल्जाम लगता है, लेकिन इतनी कोशिशें करती, इतने काम। अब की बार आपने देखा लोकसभा में 5 अपने खानदान के, अपने घर के लोगों को टिकट दिया अखिलेश ने, यादवों को, बाकी एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। यही काम तेजस्वी यादव जी करने लगे।
क्योंकि जो इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया कि यादव की पार्टी, उन्होंने पहले अपने उस आप को इल्जाम को धोना पड़ेगा, धो लिया बनाना उन्होंने, है पड़ेगा। ना। वैसे साहब क्या कर रहे हैं इस मामले में? बताइए, 5 विधानसभा जो हैदराबाद की पूरी तरह से, जब मुस्लिम बहुल विधानसभा है, वहीं से जीतते हैं, उसके अलावा जीतते ही नहीं। क्या वजह है कि चंद्रशेखर राव मुसलमानों का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, असदुद्दीन गैर मुस्लिमों का वोट लेने में कामयाब क्यों नहीं होते? जब तक वो इस पर गौर नहीं करेंगे, अपने लोग अपनी अपनी मेहनत गैर मुस्लिमों के बीच में नहीं करेंगे, और उन्हें ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने जो ब्रांड रख रखा है ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या जरूरत है आपको ऐसा नाम रखने की कि कोई गैर मुस्लिम आपकी पार्टी से टिकट लेते हुए शर्माएगा? उसके कुनबे के लोग, उसके खानदान के लोग, उसके समाज के लोग ये कहेंगे साहब तुम्हें कोई और पार्टी नहीं मिली मुस्लिम झंडे का मजलिस, हरा रंग देख हैं? के फिर कतराएंगे। अरे भाई क्या जरूरत है? भारत में आप राजनीति कर रहे हैं तो आप भी कोई नाम ऐसा सेकुलर सा नाम रखिए ना। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो भी नाम रख रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को व्यापक बनाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी राजनीति कर रही है, दलित राजनीति, नाम रख रही है बहुजन समाज पार्टी, ये रख रहे हैं समाजवादी पार्टी नाम, ये रख रहे हैं लोकदल। आपको ये जिद क्यों है कि साहब हम नाम ऐसा रखेंगे जो मुसलमानों का नाम होगा? क्यों रख रहे हैं आप मुसलमानों का नाम? आप भी कोई ऐसा नाम रखिए कि जिससे तमाम समाज के लोग साथ में आए, एक बात। दूसरी बात, आपको अपनी लड़ाई, ये याद रखिएगा, आपको एक राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से जो समाज आपका आधार वोटर है, यानी मुस्लिम समाज जो है वो वैसे से आपका आधार वोटर है ना, आप उस आधार वोटर की लड़ाई को छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा ऊंचा सोचना पड़ेगा। गांधी जी ने, नेहरू जी ने, कांग्रेस ने अपने आधार वोटर की लड़ाई लड़ी नहीं, उन्होंने तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ी आजादी के वक्त। आपको क्या आफत है? अपनी राजनीतिक पार्टी अगर आप बना रहे हैं तो उसका नाम रखेंगे मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है ये सब? अरे भाई आप भी तो कोई ऐसा सेकुलर नाम, हिंदी नाम रख सकते हैं जैसा और पार्टियां रखती हैं, और आप राजनीति कीजिए। अरे यार, यादवों की पार्टी चला रहे हैं तो कोई यादव पहचान अखिलेश मुलायम सिंह रखते हैं अपनी क्या? जाट पार्टी चला रहे हैं तो क्या जैन चौधरी को अपनी जाट पहचान रखते हैं क्या? या कोई दलित पहचान रखते हैं क्या? उससे सिर्फ एक विशेष समाज ही जुड़ेगा, ये हाँ कहा जी, जाएगा। आप बगैर शेरवानी पहने सियासत नहीं कर सकते, है ना। बिना सर पे टोपी। मतलब आपको देख के जिन्ना साहब याद आ जाते हैं उत्तर भारत के मुसलमानों को, तो उन्हें लगता है कि यार ये बड़ी, आप समझिए बात को। वैसी साहब को देखने से, दाढ़ी है उनकी माशाल्लाह, एक अच्छी चीज है, मैं वैसे तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात कर रहा हूँ, मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। मैं उनके कपड़ों पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई तंज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप शेरवानी पहनकर उत्तर भारत आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का कोई मेहमान आया है। क्या जरूरत है आपको? आपको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको सबसे पहले जो दलित समुदाय है, आंध्रा का, तेलंगाना का, उनके बीच में अपनी पैठ बनाइए भाई। आज भी आपकी तकरीर है, अब जाके थोड़ी बहुत बदली है, मैंने देखा भारत का माहौल बदला, पूरी राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, वरना आप उनकी अकबरुद्दीन साहब की आक्रामकता देखिए। गैर मुस्लिम किसी कीमत पर वोट देने को तैयार नहीं होगा, जिस तरह के उनके भाषण हैं, ऐसे भाषण दिए जाते हैं। ये चीज तो देखिए, और असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अगर उत्तर भारत आते हैं, उनका हिंदू समाज या गैर मुस्लिम समाज विरोध नहीं करता, लेकिन अकबरुद्दीन साहब एक बार भी उत्तर भारत में किसी भी नहीं आए विधानसभा में। इसके अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा असर फिर गैर मुस्लिम समाज उनका विरोध करेगा, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी है कि एक नफरती नेता के तौर पर। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीतिक समाज बनना भी चाहें तो आपको एक भारतीय राजनीतिक समाज बनना पड़ेगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्यों मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं यार? आप होटल खोलिए, आप लंगर कीजिए। जब आप लंगर कर रहे होते हैं तो यार खुद थोड़ी भूखे रह पाएंगे। जो आदमी लंगर करेगा वो भूखा कैसे रहेगा? जो होटल खोलेगा दूसरों को खिलाएगा, खुद भूखा थोड़ी रहेगा। आप लड़ाई, ये तरीका है कुदरत का, फितरत का, इसको समझिए। आप दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे, कुदरत आपके अधिकार आपको अपने आप दे देगी। आप इस चीज को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। जो शख्स सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ेगा वो छोटा हो जाएगा। जो समाज सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेगा, कुदरत उसको छोटा कर देती है। कुदरत सिर्फ उसी को बड़ा बनाती है, कुदरत का नियम है। कुदरत सिर्फ उसी को बड़ा बनाती है जिसका कैनवास बड़ा होता है। आप जब दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप खुद बड़े हो जाते हैं, आपका कद अपने आप बड़ा हो जाता है। तो भारतीय राजनीति में मुस्लिम राजनीति की आप जो बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है, तभी कामयाब है, जब कोई ऐसा बाशऊर नेता, कोई बाशऊर आदमी पैदा हो जो भारतीय कलेवर के साथ
राजनीति करे और सर्व समाज की लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ता नजर आए, संघर्ष करता नजर आए। आपको अपने मुद्दे उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपको, आप यकीन जानिए, जब आप पावर में होंगे, जब काशीराम जी कह रहे हैं सत्ता वो चाबी है, मैं आपको काशीराम जी की एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। काशीराम जी मैंने अपने कानों से सुना है, काशीराम जी अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैंने बात की पहले दलितों की, जाटवों की, चमारों की बात की, जोड़ा मैंने अपने साथ। मुझ पर लोग, जो उनका मूल आधार था, जी जी जी, उन्हें पहले जोड़ा, उन्हें मूल आधार जो था चमारों को जोड़ा। वो ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि काशीराम जी ने कहा कि मैंने चमारों को जोड़ा, औरों को मैंने जोड़ने का काम ही नहीं किया। थोड़े दिन के बाद लोग कहने लगे ये चमारों की पार्टी है। बोले जैसे ही लोग कहने लगे ये चमारों की पार्टी है, मैंने चमारों में काम करना ही बंद कर दिया। उसके बाद मैं दूसरे समाजों में काम करने लगा। क्यों? कि चमारों को जोड़ने का काम अब दूसरे लोग करने लगे मेरी पार्टी के साथ। वो कह रहे हैं चमारों की पार्टी है, यानी ये काम मैंने अब दूसरों को सौंपा। जी, मीडिया कहने लगा है चमारों की पार्टी है, तो चमार मेरे साथ अपने आप जुड़ने लगे। तो मैंने अपना टाइम अब बाकी समाज के लिए निकालना शुरू कर दिया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की आईएमआईएम हर कोई कहता मुसलमानों की पार्टी, जी जी, तो अब उन्हें वक्त आ गया है कि वो मुसलमानों को छोड़कर दूसरे समाज के लोगों को जोड़ना। असदुद्दीन या कोई भी नेतृत्व, मुझे कोई पर्टिकुलर नाम से मतलब नहीं है। एक तो उसकी पार्टी का नाम ऐसा होना चाहिए जो सर्व समाज में मान्य हो। कोई भी आदमी किसी भी समाज का हो, वो उनकी पार्टी का टिकट लेकर जब अपने समाज में जाकर कहेगा कि मैं एक ऐसी पार्टी से टिकट लाया हूं जो सर्व समाज की पार्टी है, सबके अधिकारों की बात करती है, तो उसका झंडा दिखता नहीं है वैसा, उसका नाम दिखता नहीं है वैसा कि ये सर्व समाज की पार्टी है, बिल्कुल नहीं दिखता। तो इसलिए वो नाम बदलें अपना, चाहे तो, या कोई और नेतृत्व इकट्ठा हो और वो दूसरों की लड़ाई लड़े, सबकी लड़ाई लड़े। कुदरत का तरीका यह है कि आप जब दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप आपका कदम ऊंचा हो जाता है। तो भारतीय राजनीति में अगर आप मुस्लिम नेतृत्व चाहते हैं या मुस्लिम भागीदारी चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बड़े पैमाने पर शोषित, वंचित, देखिए ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि इस मुल्क में जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर होता। आज भी मैं 2024 में बात कर रहा हूं आपसे, यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि जुल्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर होता है। जुल्म दलितों पर मुसलमानों से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन मुसलमान उनकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जुल्म सिखों पर मुसलमानों से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन मुसलमान उनकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जुल्म ओबीसी पे मुसलमानों से कहीं ज्यादा आज भी होता है। ये जो तथाकथित तो सो कॉल्ड हिंदूवादी और हिंदुओं की पार्टियों की सरकारें बनी हुई हैं, सबसे ज्यादा जुल्म ये दलितों और बैकवर्ड पर करती है, मुसलमानों से ज्यादा होता है। आप इसको समझ लीजिए, ये रोना छोड़ दीजिए कि जुल्म जो है वो मुसलमानों पर होता है, पीड़ित समाज सिर्फ मुसलमान है, ऐसा नहीं है। बुद्धिस्टों पर आज भी बहुत ज्यादा जुल्म होता है। तो आप जो भी शोषित और वंचित समाज है, मजलूम समाज है, उनकी लड़ाई लड़िए, अपनी भूल जाइए और अपने प्लेटफॉर्म को सर्वमान्य बनाइए, तो कुदरती तौर पर आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। ये एक मेन फंडा है, इसको ध्यान में रखिए, तो आपकी भागीदारी हो जाएगी, वरना होते रहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपने पूरी बात बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई है हमें, हमारे दर्शकों को, कि अगर मुसलमानों की कोई राजनीतिक नेतृत्व वाली पार्टी हो तो उसको क्या काम करना चाहिए जिससे वो खासकर से उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर सके। हालांकि इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल असदुद्दीन ओवैसी साहब के एमआईएम का आता है। वो ऐसा कुछ करते हुए अभी नजर आ नहीं रहे और लगता नहीं कि आने वाले कुछ वक्त में वो ऐसा करते नजर आएंगे। यानी फिलहाल तो हम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें कि मुसलमानों के आने वाले कुछ वक्त में कोई पॉलिटिकल पार्टी होने वाली है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारा अगला मुद्दा क्या होना चाहिए, और इसी तरह की हेल्दी डिस्कशन हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सलाम, नमस्ते।